नमस्कार। प्रीवियस ईयर पेपर पीटी स्पेशल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दो, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। तीन, इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। चार, कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो, तीन और चार, केवल एक, तीन और चार, या फिर एक, दो, तीन और चार। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक, दो, तीन और चार। कार्बन नैनो ट्यूब यानी CND एक बेलनाकार नैनो संरचना के साथ कार्बन के आवंटन होते हैं जिनमें असामान्य गुण होते हैं। हाल के वर्षों के दौरान कई शोधकर्ता दवा वितरण वाहक के रूप में CNT के प्रयोग हेतु आकर्षित हुए हैं। इसका प्रयोग मानव के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में किया जा सकता है। नासा ने कार्बन नैनो ट्यूब एरे का उपयोग कर जैव रासायनिक सेंसर का प्रमाण दिया है। साथ ही हाल ही में यह प्रमाणित किया गया है कि कार्यात्मक कार्बन नैनो ट्यूब को ऑक्सीडेटिव एंजाइम द्वारा जैव निम्नीकृत किया जा सकता है। अतः दिए गए सभी विकल्प सही होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। एक, खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। दो, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। तीन, DNA विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपर्युक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। हाल ही में हैदराबाद के किसानों द्वारा अपने खेतों में मक्का और अरहर की फसलों को कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए कीटनाशक छिड़काव हेतु ड्रोन का प्रयोग किया गया। वहीं वैज्ञानिकों द्वारा कोस्टा रिका में सान जोस के निकट सक्रिय ज्वालामुखी के अध्ययन हेतु ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। नवंबर 2019 में अलास्का के पैरिल जलडमरू मध्य में स्नोबोट परियोजना के अंतर्गत व्हेल मछली के स्वास्थ्य अध्ययन के लिए श्वास के नमूने व इमेज प्राप्त करने हेतु ड्रोन का प्रयोग किया गया। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यह प्रयोग तीन ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? वॉयेजर 2, न्यू हॉराइजन्स, लीजा पाथफाइंडर और इवॉल्व्ड लीजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इवॉल्व्ड लीजा। इवॉल्व्ड लेजर इंटरपेरोमीटर स्पेस एंटीना लीजा एक ऐसा प्रयोग है जिसमें ऐसे तीन एक माता दो बेटी अंतरिक्ष यानों को काम में लाया जाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में सूर्य के आसपास 50 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरेंगे। इसमें काल्पनिक त्रिकोण की प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। दो, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। तीन, मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक शूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल दो, या फिर एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। जर्म लाइन जीन थेरेपी के माध्यम से अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में जीन को संशोधित करना शामिल है, जिससे भविष्य में किसी भी आनुवंशिक परिवर्तन को संभव बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मानव स्टेम कोशिकाओं को शूकर के भ्रूण में डालकर मानव अंग बनाए जा सकते हैं। ऐसे भ्रूण को काइमेरा या चिमेरा एम्ब्रियो नाम दिया गया है। गौरतलब है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसे भ्रूण को उत्पन्न किया है जिसका उद्देश्य प्रत्यारोपण योग्य उत्तकों अथवा अंगों का उत्पन्न करना है। अतः उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है?
एक, यह वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तानिकाशोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। 2, उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। 3, इन वैक्सीन के कई गौण प्रभाव यानी साइड इफेक्ट्स नहीं हैं और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधित अभिक्रियाएं यानी एलर्जिक रिएक्शंस करती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और 2, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट टीका में शामिल एस निमोनिया के सीरोटाइप व्यक्ति में तेजी से फैलने वाले गंभीर न्यूमोकोकल संक्रमण अर्थात मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियमिक निमोनिया और सेप्टिसीमिया से बचाव कर सकता है। यह उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। इस वैक्सीन को लेने वाले 10 से 20% बच्चों में एलर्जी यानी लोकल रिएक्शन नोटिस किया गया, जिनमें से 3% को गंभीर माना गया। इसके अलावा कुछ बच्चों में क्षणिक बुखार जैसे लक्षण भी देखे गए, अर्थात कथन 3 सही नहीं होगा। इस प्रकार विकल्प बी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना या फिर दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित व्यवस्था के अंतर्गत उपयोगकर्ता द्वारा आंकड़ों अथवा धन को इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल रूप में क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों का प्रयोग कर एक सुरक्षित माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही हैं? एक, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। 2, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। 3, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। पादप तथा प्राणी कोशिकाओं में मूलभूत अंतर यह है कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं। अतः कथन 1 सही है। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रसधानी जबकि प्राणी कोशिकाओं में छोटी छोटी अनेक रसधानियां होती हैं। अतः कथन 3 भी सही है। पादप तथा प्राणी दोनों प्रकार की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली होती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण यानी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है? इनविट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग, शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवंशिक रूपांतरण, स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास या फिर संतान में सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संतान में सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध। प्राकेंद्रिक स्थानांतरण के अंतर्गत प्राकेंद्रों यानी प्रोन्यूक्लियाई का एक युग्म नज यानी जाइगोट से दूसरे युग्म नज में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया संतानों में सूत्र कणिका रोगों यानी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस की रोकथाम हेतु विकसित की गई है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? 1, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना। 2, सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना। 3, रोगों का निदान। 4, टेक्स्ट से स्पीच यानी टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन। 5, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 3 और 5, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 4 और 5 या फिर 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और 5। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर द्वारा इंसानों की तरह व्यवहार किए जाने की धारणा पर आधारित है। इसके जनक जॉन मैकार्थी है। यह मशीनों को सोचने, समझने, सीखने, समस्या हल करने
और निर्णय लेने जैसे संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता को सूचित करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिक्रिया, सीमित स्मृति, मस्तिष्क सिद्धांत एवं आत्मचेतन यानी सेल्फ कॉन्शियस जैसी अवधारणाओं पर कार्य करता है। इसका उपयोग औद्योगिक इकाइयों में विद्युत खपत कम करने, सार्थक लघु कहानियों व गीतों की रचना, रोगों का निदान, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन तथा विद्युत ऊर्जा के बेतार संचरण आदि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जा सकता है। अतः विकल्प 1, 2, 3, 4 और 5 सही है। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश संचार तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. VLC 375 से 780 nm वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है। 2. VLC को दीर्घ परासी प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। 3. VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। 4. VLC में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 3 और 4 या फिर केवल 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। दृश्य प्रकाश संचार विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम 375 से 780 nm वाली तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है। अतः कथन 1 सही है। दृश्य प्रकाश संचार एक वायरलेस विधि है जो द्रव्यमान प्रकाश के साथ डेटा के उच्च गति संचरण को सक्षम करता है। यह डाटा प्रकाश स्रोत द्वारा बंद प्रकाश की तीव्रता को संशोधित करके प्रसारित किया जाता है। दृश्य प्रकाश संचार लघु परासी यानी शॉर्ट रेंज प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। अतः कथन 2 गलत है। दृश्य प्रकाश संचार ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। अतः कथन 3 सही है। दृश्य प्रकाश संचार में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है। अतः कथन 4 सही है। अंतिम प्रश्न है, ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। 2. ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका सूचना डेटा केवल क्रिप्टोकरेंसी के विषय में है। 3. ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 या फिर केवल 1 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। ब्लॉकचेन तकनीकी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिससे बिटकॉइन नामक मुद्रा का संचालन होता है। यह एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता है जिसमें प्रत्येक लेन देन अथवा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इस सार्वजनिक खाते का हर कोई निरीक्षण कर सकता है परंतु इसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। अतः कथन 1 सत्य है। ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी ही नहीं बल्कि बैंकिंग, आपूर्ति श्रृंखला, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। हालांकि क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर कोई अनुप्रयोग विकसित करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों की अनुमति लेनी होती है परंतु इस प्रौद्योगिकी के उपयोग के अन्य सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की अनुमति की कोई अनिवार्यता नहीं है। अतः कथन 3 सही है। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।